इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर जो है दे स्टोर करंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, whereas the capacitor stores charge in the form of which type of energy? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसमें एक बात याद रखें कि कैपेसिटर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, जबकि इंडक्टर्स के अंदर हमारी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ करंट। कोई फार्मूला पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का? कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होती है? फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने एफएससी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होती है 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर CV या 1/2 CV स्क्वायर, जबकि मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 IL स्क्वायर LI स्क्वायर। चले, हाँ जी। तो कैपेसिटर्स, अब आप ये भी जानते हैं कि वी हैव इन अ कैपेसिटर में क्या होगा? इन अ कैपेसिटर में वी हैव द टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, और ये दोनों पैरेलल प्लेट्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इनके दरमियान क्या होगा? इन प्लेट्स के दरमियान आपका कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, एंड दैट इंसुलेटिंग मटेरियल में भी एयर हो सकता है, माइका हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी आपके पास इनके दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। व्हाट इज मेंट बाय द कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट? कंडक्टिंग प्लेट से क्या मुराद लिया जाता है? जिसमें से सर जी करंट पास हो जी सर, जिसमें से करंट पास हो। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सादा सी डेफिनेशन बता दे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है। सर जी इंडक्टर वो कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से करंट पास हो जाए, और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता सर। नहीं करता। ये बता दे करंट किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या इंडक्टर के अंदर, क्या इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं विच कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम इसको कंडक्टिंग प्लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू सी हियर। नाउ अब आप ये भी जानते हैं कि आपका कैपेसिटर चार्ज कैसे करता है। तो चार्ज करने के लिए आप कैपेसिटर्स को कौन सा सोर्स अप्लाई करते हो? डीसी सोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब बैटरी का एक टर्मिनल एक प्लेट के साथ, दूसरा टर्मिनल दूसरी प्लेट के साथ लगाया जाए तो क्या होगा? आपका वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज कर जाता है। अब देखें, अगर आपके पास, लेट मी सी हियर, ये देखें, देयर इज द सिचुएशन, हियर वी हैव द टू पैरेलल प्लेट्स, दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और दोनों में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें, लेट मी से कि हम राइट प्लेट को एक टर्मिनल के, बैटरी के एक टर्मिनल के साथ और लेफ्ट को दूसरी टर्मिनल के साथ लगाते हैं। फिर व्हाट यू सी हियर, कि जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ लगाया हुआ है तो क्या होगा? उस प्लेट पर
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। जिस प्लेट पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसमें चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिस प्लेट को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाओगे तो उस पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, आप एक डायग्राम ड्रॉ करें, उसमें एक प्लेट को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएं। जिस प्लेट को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ लगाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या काम करेगी कि उस प्लेट पर से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो देन इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो देन दैट प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी। और बैटरी अब काम क्या करेगी? बैटरी ये काम करेगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो उसने पॉजिटिव प्लेट से निकाले थे उन इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफर करेगी टू द नेगेटिव वन, जिसकी वजह से वहां पर एक एक्सेस क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अगर आप इन दोनों फिगर्स का बहुत जायजा लें तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि पहले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं ये कहता हूं कि एक कैपेसिटर फुली चार्ज है तो देन यू कैन से दैट कि वन प्लेट इज कंप्लीटली पॉजिटिवली और वन प्लेट इज कंप्लीटली नेगेटिवली, या एक प्लेट पर एक्सेस है एक पे डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया जी? तो दिस इज दैट। अब देखें, अगर आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो उसके दरमियान कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आप ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किस चीज से किया करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया करते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखें, व्हाट इज दिस वन? दिस इज सम इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर आपका ये इंसुलेटिंग मटेरियल एयर हो तो उस सूरत में इस कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे? एयर कोल्ड। फ्री स्पेस। अगर एयर हो तो मैं आई विल कॉल इट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक किस्म के होते हैं। सर कोई इंसुलेटर रखना प्लेट्स के दरमियान। सर इंसुलेटर को ही सर जी डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इंसुलेटर आप प्लेस करेंगे, वो इंसुलेटर आपका वुड भी हो सकता है, वो आपका इंसुलेटर सिरेमिक भी हो सकता है, वो आपका माइका शीट भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, और कोई भी आपका आयल वगैरह ये इस तरह की चीज होगी। ठीक है सर, इंसुलेटर तो वो होता है ना कि डाइलेक्ट्रिक वो होता है किसी हम इंसुलेटर को पॉजिटिव और नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान रखते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो होते हैं जो जिसमें से करंट पास नहीं करता। अब हमारे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह की डाइलेक्ट्रिक्स होगी, वन इज कॉल्ड द पोलर एंड अदर इज कॉल्ड द नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से क्या मुराद लिया जाता है? पोलैरिटी और चार्जेस सेम नहीं है। जी जी, चार्जेस की पोलैरिटी जो है दोनों प्लेट्स पे वो सेम नहीं है।
नहीं, मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। उसका मतलब ये होता है कि नॉन पोलर से मुराद लिया जाता है कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम सेंटर। इसका मतलब ये हुआ पोल नहीं होती, whereas in the polar डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं कि जिसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसकी वजह से वहां पर आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट कि द पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन दे हैव some electric dipole, whereas in the case of the non-polar they contain no electric dipole. ठीक है जी, तो ये आपके पास है। अच्छा जी, अब देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय द कैपेसिटेंस। जिस तरह आपने पीछे इंडक्टेंस पढ़ा था, और इंडक्टेंस बताता है कि व्हाट इस कंपोनेंट के अंदर कितनी एबिलिटी है टू स्टोर द करंट। इसी तरह कैपेसिटेंस हमें क्या बताती है कि आपके कैपेसिटेंस के अंदर कितनी एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज, कितना चार्ज स्टोर। जाहिर है अगर आप इंडक्टर के अंदर आपका जो करंट है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, तो करंट भी ज्यादा स्टोर होगा, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह कैपेसिटेंस के अंदर भी यही सूरत हाल है कि it tells you the ability to store the charge. So you can also say that it is a ratio of charge to applied voltage. कि आप वोल्टेज कितनी अप्लाई करें और प्लेट्स पे चार्ज कितना स्टोर करेगा। फर्ज करें जी, लेट वी कंसीडर कि मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं जो कि 5 वोल्ट की बैटरी है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज होगा और इस नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज होगा। अगर आपकी सर जी सर पॉजिटिव प्लेट पे 5, और पॉजिटिव नेगेटिव 5 पे 0। पॉजिटिव पे 5 negative 5 कूलम और नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव 5 कूलम। नेगेटिव 5 कूलम। एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी भी कैपेसिटर्स की प्लेट्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज इंड्यूस करेगा दैट विल बी सेम इन अमाउंट, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिर्फ फर्क किस चीज का होगा, ऑफ देयर पोलैरिटी। इसका मतलब एक पे पॉजिटिव जबकि दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी सर जी। So the capacitance is defined as the ratio of induced charge to the applied voltage, Q over V. So from here, what you see, you can write Q is equal to CV also, लिख सकते हैं, और या आप लिख सकते हैं V is equal to Q by C. So what you see here, from this, the C is constant. That is called what? That is called the capacitance. So you can say that कि किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स में जो चार्ज स्टोर होगा that will be directly proportional to the applied voltage. जितनी ज्यादा वोल्ट्स आप अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अब क्या हमने कहा है कि C कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप बता सकते हैं
कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी? चार्ज एंड वोल्टेज और वोल्टेज, सर जी, चार्ज जी एरिया चार्ज और ऑफ वोल्टेज प्लेट, पर सर जी। एरिया होगा और ज्योमेट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ कैपेसिटर, मीडियम, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर से मुराद लिया जाता है एरिया और सेपरेशन। और तीसरा फैक्टर मीडियम जो होता है, मीडियम जो होता है मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सेपरेशन बिटवीन प्लेट, तीन फैक्टर्स बनेंगे, एरिया, सेपरेशन एंड द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी, तो ये आगे जाके हम फार्मूला इसका देखेंगे। फर्स्ट वी सी द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज कॉल्ड farad, and what is meant by the 1 farad? So you can say that the capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb charge is stored when 1 volt is applied across the plates. कि अगर आपका 1 कूलम चार्ज जो है वो प्लेट पे स्टोर करे by applying the potential of 1 volt, then you say it is the 1 farad कहलाएगा। What is meant by the 2 farad? जी, 2 farad से क्या मुराद लेते हैं? When 2 coulomb charge is stored 2 volts across the plates. हैं? ये तो 2 तो नहीं बनेगा। When 2 coulomb charge is stored on the plates by applying 1 volt of voltage across the plates. वोल्टेज, बिल्कुल ठीक बोला कि 2 कूलम चार्ज अगर स्टोर करता है by applying the potential difference of 1 volt, then you can say the capacitance is said to be the 2 coulomb. ठीक हो गया जी? So the farad is the bigger quantity. ये bigger quantity है। So we use the farads, the unit taken the units in farad that like microcapacitors and the picofarads. ठीक है जी? तो 1 microfarad जो है that is equal to what? That is equal to 10 raised to the power minus 6 farad, whereas the 1 picofarad is equal जी to 10 raised to the power हाँ minus कब की हो गया? 12 farads होती हैं। हाँ जी, क्या आप मुझे ये बताएं, क्या ये मुमकिन है कि आप एक कैपेसिटर फैराड का बना सकें? जी, हाँ जी, अब देखें, अगर आप इस चैप्टर के शुरू में जाएं तो शुरू में मैंने एक बात की थी कि इंडक्टर्स अपोज करते हैं चेंज ऑफ करंट को, और इसी तरह वहां पे मैंने ये भी कहा था कि कैपेसिटर जो है ये अपोज करते हैं चेंज ऑफ वोल्टेज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर को हम देखना चाहते हैं कि इन दी सर्किट में आप किस तरह हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ अपोज, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वोल्टेज। और चेंज इन वोल्टेज का मतलब होता है dV/dt। इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के साथ किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? सो दिस इज द एक्सप्रेशन that C is equal to I over dV/dt. It is the ratio of current to the rate of change of voltage. दो definitions आपके पास आई। हाँ जी, अब देखें, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में dt को उठा के ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा? I dt
और आई डी टी किसके बराबर होता है? चार्ज के सर जी। चार्ज के बराबर। मतलब आपने करंट को आप डिफाइन करते हो किस तरह? करंट इज आल्सो डिफाइंड एज Q by T, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब आप टाइम को करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट? चार्ज। तो दिस आल्सो बिकम Q by V। तो यू कैन आल्सो राइट इट इन दिस वे। इस तरह आप भी लिख सकते हैं। So here dV by dt represent the rate of change of voltage, I is the current। तो अगर आपका करंट 1 एम्पियर का हो और dV by dt आपकी 1 वोल्ट पर सेकंड हो, तो then you can say that the capacitance is said to be 1 farad। आपकी कैपेसिटेंस जो है ये 1 फैरेड के बराबर होगी। सर आप नहीं बोल रहे या मुझे आवाज नहीं आ रही? सर नहीं बोल रहे। जी हाँ जी, तो ये था आपका फैरेड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। Here is the two simple examples. What is the capacitance of capacitor if the charging current of 100 milliampere flow when applied voltage changes from 30 volt at a frequency of the 50 hertz? वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, इसमें आपकी वोल्टेज जो है 30 वोल्ट पर सेकंड चेंज हो रही हो, तो आप ये बताएं कि आपका कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो here the current is of 100 milliampere and dV is what? That is a 20 volt per second, and dt is the 150। हाँ जी, फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो how you can find the time? Is there any relation between time and frequency? रेसिप्रोकल होता है सर। T T is is equal to 1 1 by over 5. F. P is equal to 1 over F। बिल्कुल ठीक बोला। तो आपको सब चीजें known है, so in this way you can determine the expression। The next example we have a certain capacitor stores 50 microcoulomb when 10 volt are applied across the plate. What is the capacitance? और इसी तरह 2.2 micro farad है when 100 volt is applied। तो ये आप I hope कर लोगे तीनों। ठीक है जी। Now we have the some physical parameters of a capacitor। तीन तरह के physical parameters हैं।
One is the plate area, one is the separation, and one is the dielectric. अब आप ये भी जानते हैं कि अगर प्लेट एरिया इंक्रीज करेगा तो फिर आपकी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो भी इंक्रीज करेगी. लफ्ज बोला जाता है आमतौर पर इफेक्टिव एरिया. व्हाट इज मेंट बाय द इफेक्टिव एरिया? आप ये बताएं इस फिगर में इफेक्टिव एरिया किसका ज्यादा है, फिग ए का या फिग बी का? ए का. फिग ए का इफेक्टिव एरिया ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? Why the effective area in the fig? जी बिल्कुल एक दूसरे के सामने पड़ी हुई है तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने पड़ी है तो मैं कहता हूँ इसका इफेक्टिव एरिया ज्यादा है. किस वजह से? व्हाट इज द रीजन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करें. वो भी ठीक हो गया. नंबर 2, चार्ज स्टोरेज ज्यादा है. क्या जी? चार्ज ज्यादा. नहीं जी, बात ये है कि इफेक्टिव एरिया से मुराद ये है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान आपका जो वॉल्यूम है वो किस में ज्यादा है? ए में. ए में ज्यादा है. इसमें वॉल्यूम कम है. मतलब अगर आप अपने दोनों हाथों को बिल्कुल आमने सामने रखें और आप देखेंगे कि वॉल्यूम ज्यादा आएगा. अगर आप एक हाथ को आगे या पीछे स्लिप करोगे तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि इट डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स. इफेक्टिव एरिया ऑफ द greater the effective area the more charge stored. So more. और अगर आपका इफेक्टिव एरिया कम है तो फिर है प्लेट सेपरेशन. कि अगर प्लेट्स के दरमियान हमारा सेपरेशन जो है वो कम ज्यादा हो, अगर सेपरेशन ज्यादा होगी तो फिर कैपेसिटेंस कम होगी. अगर आपके पास सेपरेशन कम होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी. आप ये बताएं कि किस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ए में या बी में? ए में. ए में. ए में इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कब होता है? When separation between two plates is very low. मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी सर जी. स्ट्रांग होंगी जब तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पैरेलल होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा. लेकिन सेपरेशन जब बढ़ेगी तो सेंटर वाली तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगी लेकिन एजेस पे जाके क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कर्ल कर जाती है. इसलिए वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ मोर सेपरेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, जबकि स्मॉल सेपरेशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म. और तीसरी बात है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब क्या है कि प्लेट्स के दरमियान आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा. और हर डाइलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर एक एबिलिटी है टू एस्टैब्लिश द इलेक्ट्रिक फील्ड with the dielectric constant or the relative permittivity. The capacitance is directly proportional to the dielectric constant. For air इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है. जबकि अगर आप बकिया मटेरियल्स देखें लाइक दिस, इन दिस टेबल में आप देख रहे हैं कि टेफिलॉन ये 2 है, पेपर की 2.5 है, ऑयल की 4 है, माइका की 5 है, ग्लास की 7.5 है, सिरेमिक की 1200 है. हाँ जी, ये टेफिलॉन मटेरियल्स क्या होती हैं?
these are also the insulating materials. टेफलॉन मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आग नहीं लगती. Okay? So the relative permittivity is defined as the ratio of epsilon over epsilon naught. What will be the formula for the capacitance? The formula for the capacitance is the C is equal to A epsilon naught over D. ठीक है जी? So inshallah next time we see some more things. देखेंगे. So now you can break your meeting. सर आपसे क्वेश्चन. जी जल्दी पूछें, 1 मिनट है आपके पास. जी बोल. सर हमने इंटर में तो पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है वो अलाउ करता है एसी को कि वो उसमें से फ्लो करे. बेटा तो अब हम कह रहे हैं कि डीसी. That will allow to pass only the AC current, but stops the DC current. यस सर. वो आगे जाके वही पढ़ेंगे हम आगे. सर प्लीज रिकॉर्डिंग भेज Anything else? दीजिएगा. जी सर. सर पीडीएफ तो भेज दीजिएगा. सर पीडीएफ भेज या रिकॉर्डिंग कोई एक चीज सर लाके भेज प्रीवियस दीजिए. लेक्चर कॉपी. ये अभी भेजने लगा हूँ सर आपको. कल वाले क्लास मिस हो गई है सर.